ये हिंदुस्तानी लफ्ज़ के बारे में थोड़ी सी हम गुफ्तगू कर लेते हैं कि 1939 में महात्मा गांधी ने मुंबई के चर्नी रोड इलाके में एक मरकज़ कायम किया। उसका नाम रखा हिंदुस्तानी प्रचार सभा। और गांधी जी ने कहा कि अगर उर्दू में से फारसी और अरबी के कठिन शब्दों को निकाल दिया जाए और हिंदी में से संस्कृत के कठिन शब्दों को निकाल दिया जाए तो दोनों के मेल से जो एक आम फहम भाषा बनती है, उस भाषा को, उस जबान को हिंदुस्तानी जबान कह सकते हैं। और हिंदुस्तानी जबान जो है पढ़े लिखे लोग भी पसंद करते हैं और अनपढ़ लोगों को भी समझ में आती है। और गांधी जी ने कहा कि इसकी मुफ्त तालीम वहाँ पे दी जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने गांधी जी की ये बात सुनी, अच्छा, उन्होंने ख़ास इस बात पे भी जोर दिया कि बहुत सारे ऐसे लेखक, शायर या लोग हैं कि जिनको सिर्फ उर्दू स्क्रिप्ट आती है, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो देवनागरी स्क्रिप्ट भी सीखें। और जिनको सिर्फ हिंदी स्क्रिप्ट आती है वो ये कोशिश करें कि वो उर्दू स्क्रिप्ट सीखें। तो ये गांधी जी की बात इतनी अच्छी लगी कि मैंने जाके वहाँ बाकायदा एडमिशन लेके उर्दू की तालीम हासिल की और मैं अब उर्दू लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ। हाँ, तो ये गांधी जी का सपना था हिंदुस्तानी जबान का। और एक अजीम शायर हुए मखदूम मोइनुद्दीन, उन्होंने वली साहब पे, जिनको वली दक्कनी, वली गुजराती, वली औरंगाबादी कहा जाता है, वली साहब के सम्मान में एक नज़्म कही और उसमें 2 लाइनें आती हैं कि यकीन बख्शा ज़बा को सबसे पहले जिसने जीने का, यकीन बख्शा ज़बा को सबसे पहले जिसने जीने का, वो पहला ना खुदा हिंदुस्तानी के सफीने का। उन्होंने वली को पहला नाखुदा ठहराया, जो कश्ती का नाविक होता है कि हिंदुस्तानी अगर एक कश्ती है तो उसके पहले नाविक वली साहब हैं। तो वली साहब को उन्होंने क्यों कहा, तो हमारे जो है कुछ बॉम्बे यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट भी आए हैं, नीतू जी, किसले जी एंड कंपनी। हाँ, तो इन लोगों को भी जानना ज़रूरी है कि 1668 में वली का जन्म हुआ औरंगाबाद में और 20 साल की उम्र में वो रोजी रोटी के लिए अहमदाबाद चले गए, यानी गुजरात, और ताउम्र वो वहीं रहे। तो उन्होंने अपनी तालीम फारसी में हासिल की थी वली दक्कनी ने, लेकिन वो लिखते थे जन भाषा में, जिसे दक्कनी कहा जाता है या दक्खनी हिंदी कुछ लोग बोलते हैं। तो फारसी का आलिम होते हुए भी उन्होंने जन भाषा में शायरी की। तो सन 1700 में वली साहब दिल्ली गए। तो जब यहाँ पे दक्कनी हिंदी बोली जाती थी, उस समय जनसंपर्क की भाषा दिल्ली में रेखता थी, लेकिन रेखता का अर्थ है गिरी पड़ी या गिरा पड़ा। तो वो इतनी गिरी पड़ी भाषा मानी जाती थी कि लोग उसे गंवारों की भाषा समझते थे और उसमें कोई भी शायरी नहीं करता था। शायरी सिर्फ फारसी में हो रही थी। लेकिन जो वली के पास था, वली ने वही जाके वहाँ सुना दिया। और जब वली ने अपनी शायरी वहाँ पेश की तो पूरे दिल्ली में धूम मच गई, तहलका मच गया। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या जो है छोटा, क्या बड़ा, हर तबके के लोगों में वली के शेर कोट किए जाने लगे। और उनकी जो भाषा यहाँ से ले करके गए थे वली, कि याद करना हर घड़ी तुझ यार का, याद करना हर घड़ी तुझ यार का, है वजीफा मुझदिले बीमार का। ये वली की भाषा है कि जिसे इश्क का तीरे कारी लगे, उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे। जिसे इश्क का तीरे कारी लगे, उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे। वली तू कहे जो अगर एक बचन, रकीबा के दिल में कटारी लगे। ये वली की भाषा है कि खूबरू यानी सुंदर चेहरे वाले हसीन लोग खूबरू खूब काम करते हैं, एक निगाह में गुलाम करते हैं। हाँ, और वली का शेर है कि मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। तो ये भाषा, ये जबान लेके वली जब गए, पूरी दिल्ली में तहलका मच गया। तो लोगों ने ये सोचा कि ये तो हमारी रेखता से बहुत मिलती जुलती है,
तो जब दक्कनी में वली इतनी अच्छी शायरी कर सकते हैं तो रेखता में क्यों नहीं। तो वहाँ रेखता में शायरी करने का काम शुरू हुआ और उसका रिजल्ट जो आया बाद में कई साल बाद, समझिए कि 1719 में वली का दीवान छपकर दिल्ली पहुंचा और 1722 में मीर साहब का जन्म हुआ। और जब मीर साहब ने शायरी शुरू की एकदम वली साहब की जबान से अभिभूत थे। जो मीर साहब ने लिखा कि सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। तो ये जो टुक है, जो कभू है, किसू है, ज्यूं है, त्यों है, ये सारे लफ्ज वली के यहाँ आ चुके थे, मीर साहब ने वहाँ से एडाप्ट किया, है ना। तो क्या बोलते हैं कि मीर साहब ने एक शेर भी लिखा कि गुफ्तगू रेख्ता में हमसे न कर, ये तो हमारी जबान है प्यारे। और आप जानते हैं कि मीर साहब के जो भी समकालीन शायर थे, मीर दर्द और सौदा वगैरह, उन सबके ऊपर भी वली का ज़बरदस्त असर पड़ा। और सौदा साहब की ज़बान देखिए कि सावन के बादलों की तरह से भरे हुए, सावन के बादलों की तरह से भरे हुए ये वो नयन हैं जिनसे कि जंगल हरे हुए। ये वली की ज़बान का असर था सौदा पर। तो अब मीर साहब का असर गालिब पे पड़ना ही था। आप जानते हैं कि कितने उनसे ज़्यादा मुतासिर थे कि मीर साहब के कई मिसरे लेके शेर कहे गालिब साहब ने। तो गालिब साहब ने यह शेर कह दिया कि रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि गालिब साहब ने हिंदी में भी गजल कही और ये उन्होंने खुद स्वीकार किया, जिसे आज ये हिंदुस्तानी कहा जा रहा है। तो 1857 के गदर के बाद में एक पत्रिका के एडिटर ने गालिब साहब को खत लिखा कि हमारी पत्रिका के लिए आप चंद गजलें भेज दें। तो गालिब साहब ने उस खत का जो जवाब लिखा, उनके खतों की किताब हिंदी में भी आ चुकी है, उसमें ये पत्र भी है कि मियाँ आपने गजल मांगी और अभी अभी जो हादसा गुजरा है, यानी 1857 का, तो गजल क्या है, गजल कैसे कही जाती है, मैं तो ये सब भूल गया। हाँ, मैंने इधर चंद गजलें हिंदी में कही थी, उसमें से एक गजल का एक शेर मुझे याद रह गया और जब दिल बहुत मायूस होता है तो मैं वो हिंदी गजल का वो शेर गुनगुना लेता हूं। तो गालिब ने कहा, लिखा कि जिंदगी अपनी जब इस हाल में गुजरी गालिब, जिंदगी अपनी जब इस हाल में गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। जिंदगी अपनी जब इस हाल में गुजरी गालिब, हम भी क्या याद रखेंगे कि खुदा रखते थे। तो ये खुद उन्होंने कहा कि उनकी हिंदी गजल का शेर है। तो इसलिए जो है उस जमाने में ये भी हो गया था, कुछ लोग हिंदी उर्दू को एक ही कहते थे। एक लेख लिखा था भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अग्रवालों के ऊपर, उसमें एक लाइन भी आती है कि अग्रवालों के पूर्वजों की भाषा हिंदी अर्थात उर्दू थी। तो इसलिए दक्कनी हिंदी रेखता आई, फिर उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी, गांधी तक। तो गांधी जी के सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम ये भी है जो हिंदुस्तानी गज़ल महोत्सव आपके सामने आयोजित किया गया है। और आप सब जानते हैं कि ये गज़ल की परंपरा मीरो गालिब से होते हुए आज तक यहाँ तक पहुँची है। और सुनने में हिंदी उर्दू में कोई फ़र्क नहीं है, बस लिखने में दो वो हैं, स्क्रिप्ट हैं, एक दाएं से लिखी जाती है, एक बाएं से, इतना से पढ़ते हैं, है ना। जैसा कि अकबर इलाहाबादी ने लिखा कि उर्दू और हिंदी में फ़र्क सिर्फ इतना, वो देखते हैं ख्वाब, हम देखते हैं सपना, है ना। हाँ।